आज सुबह की ही बात है कि मेरे पास एक मैसेज आया मनीष नाम के लड़के का कि मैं लेखक नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपका बेघर अभी पढ़ा और बहुत एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच फॉर राइटिंग इट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बेघर को अब 2021 में 50 साल हो गए छपे हुए और लगातार इसके संस्करण आए हैं। ये ना तो कभी मार्केट से ओझल हुआ और ना कभी लोगों के दिमाग और दिल से ओझल हुआ है। जब मैंने इसे लिखा था तो वो एक बिल्कुल संयोग था कि मैंने इसे लिख दिया। ना तो मैं जानती थी उपन्यास लेखन के बारे में कुछ भी, और ना ही मैंने ये सोचा था कि मैं कोई बहुत यादगार चीज़ लिखने जा रही हूँ। मैं तो उस समय हॉस्टल में थी बम्बई में और बोर होती रहती थी। एक दिन एसटीडी कॉल करके रवि ने मेरे से बात की तो मैंने कहा मैं बड़ी बोर होती हूँ, सब लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स हैं, अब मैं क्योंकि विवाहित हूँ तो मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तो मैंने कहा मैं अपना समय कैसे बिताऊँ। तो रवि ने कहा तुम ऐसा करो, नॉवल लिखो। मुझे आइडिया जम गया। तो हॉस्टल में मैं अकेली बैठी हुई उपन्यास लिखती थी। उसी समय कुछ मेरे खिलाफ षड्यंत्र ऐसा हुआ कि मेरी नौकरी छूट गई। जब नौकरी छूट गई तो मैं 1970 में मार्च में मैं इलाहाबाद आ गई। इलाहाबाद आके मैंने रवि को बताया, मैंने कहा रवि मैंने नॉवल लिखना शुरू किया, ज़रा सुनो। रवि ने सुना तो रवि ने कहा कि तुम इतना व्यंग्यात्मक लिख रही हो और तुम्हारे जितने भी किरदार हैं किसी के प्रति तुम्हारी कोई हमदर्दी नहीं है, हर एक को तुम कैरिकेचर बना रही हो, ये कैसा नॉवल लिख रही हो तुम। कहते राइटर को कभी किसी से सिंपैथी भी होनी चाहिए। रवि की बात मुझे लगा, वैसे मैं अक्सर मानती नहीं थी उनकी बात, मैं बहुत बिल्कुल आज्ञाकारी नहीं थी, लेकिन इस बात में मुझे कुछ दम लगा और मैं थोड़ी लज्जित हुई। मैंने कहा वाकई में मैं हर एक कैरेक्टर को ऐसे ले रही हूँ कि जैसे उसका कार्टून खड़ा कर रही हूँ। तो मैंने फिर से लिखना शुरू किया, जो कि मेरी आदत के बिल्कुल विपरीत है। मैं एक ही बार लिखती हूँ हर चीज़, लेकिन क्योंकि नॉवल के क्षेत्र में मैं बिल्कुल अनाड़ी थी तो मैंने रवि की बात सुनी और तब मैंने बेघर लिखना शुरू किया। और मेरे मन में कई किरदार ऐसे थे जो गरीब किस्म के थे और वो सब मुझे बम्बई में मिले थे। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि ये उपन्यास लिख लिया मैंने। एक गोष्ठी में इसके कुछ पन्ने पढ़े जो कि भैरव प्रसाद गुप्त, मार्कंडेय, शेखर जोशी, अमरकांत जी, इन सब ने बहुत पसंद किया। उन्होंने कहा हाँ इसे लिखो। इसका मैंने मौलिक नाम सोचा था कछुआ, बेघर का, लेकिन बाद में मैंने इसे बदल दिया और मैंने ऐसे ही नाम बेघर रख दिया। मेरे मन में कोई प्लान नहीं था। मेरे ज़्यादातर काम ऐसे होते हैं ना जो अचानक होते हैं, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि चैप्टर का क्या डिवीज़न होता है, कैसे चैप्टर बनाए जाते हैं। लिखती चली गई और वो सारे जो अजीबोगरीब लोगों को हम मिले थे बम्बई में और अभी तक है हमारे दोस्तों में से कई, वो सब इसमें धीरे धीरे आते गए, अपने आप आते चले गए। जैसे वालिया का कैरेक्टर है इसमें, इसी तरह से विजया का कैरेक्टर, विजय केलकर का, फिर एक कैरेक्टर इसमें आता है केकी अंकलेसरिया का। वो मेरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी और वो बड़ी सनकी किस्म की पारसी औरत थी। उसे हर समय मृत्यु का भय रहता था और उसको मैंने ले लिया। एक्चुअली मुझे बेघर लिखने में ज़रा सी मेहनत नहीं पड़ी, क्योंकि वो सारे लोग हमारे आसपास थे, वो हम दोनों के दोस्त थे और उन लोगों को मैंने खाली थोड़े थोड़े शेड्स दे दिए। तो बेघर जो है सन 71 में छपकर रचना प्रकाशन से पहली बार आया है। प्रकाशक भी नया था, लेखक भी नया था और मुद्रक भी नया था, क्योंकि वो हमारे प्रेस में रविंद्र कालिया ने छापा और रचना प्रकाशन के जीत मल्होत्रा जो अश्क जी के रिश्तेदार थे उन्होंने प्रकाशन खोला और वो चाहते थे कुछ अच्छी किताबें छपें। इस तरह से बेघर का सूत्रपात हुआ। और हालत ये कि पहले संस्करण में जब बेघर का कवर बना वो कुछ और था, तो वो अंदर के पेजेस की साज सज्जा पे खर्च नहीं करना चाहता था प्रकाशक। तो रवि ने मुझे कहा कि अच्छा बेघर का तो नाम अंदर लिख दो। मेरे हाथ में उस समय लिपस्टिक थी, मैं तैयार हो रही थी, तो मैंने बड़ी कैजुअली बेघर लिपस्टिक से लिख दिया और वर्षों वही लिपस्टिक से लगा बेघर जो है वो इसके अंदर के पेज में साज सज्जा के रूप में जाता था।
उसके बाद में धीरे धीरे प्रकाशकों के हाथ लगे, वाणी प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन, और अब तो पेंगुइन ने भी इसका एडिशन निकाल दिया है। तो तरह तरह के लोगों ने इसके ऊपर प्रतिभा अपनी आजमाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इसको लोग पढ़ते हैं और मेरे पास आते हैं और वो सब जानना चाहते हैं कि संजीवनी का क्या हुआ। जो संजीवनी कैरेक्टर इसमें है उसके प्रति लोगों के मन में बहुत आकर्षण है। और आप ये देखिए कि वही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको लेके मैंने कौमार के मिथक पर प्रश्न उठाया है कि क्या यौन शुचिता इतनी बड़ी चीज़ है कि आप प्रेम को ठुकरा दें। ये एक बात है, क्योंकि ये पुरुष, और वो भी भारतीय पुरुष के मन के अंदर बैठी रहती है ये बात हमेशा। और ये ग्रंथि आज भी खत्म नहीं हुई है, भले ही 21वीं सदी आ गई, 21वीं सदी का तीसरा दशक आ गया, लेकिन बेघर को पढ़ने के पीछे दरअसल कारण ये है कि इस मिथक से या इस ग्रंथि से आज तक पुरुष मुक्त नहीं हो पाया है। तो मुझे लगता है कि बेघर की ज़रूरत तो आने वाले सालों में भी रहेगी, क्योंकि पुरुषों की कुंठाएं पुरुष ही जानते हैं और वो स्त्रियां ज़्यादा जानती, क्योंकि वो सफ़र करती हैं, वो रिसीविंग एंड पर तो स्त्री है हर चीज़ की। तो आप ही देखिए, मैंने ये दिखाया है, कोशिश यही की दिखाने की। संजीवनी कैरेक्टर मुझे लगा कि मैं और आगे इसको डेवलप नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, संकोच भी लग रहा था। हालत ये थी कि इलाहाबाद में जब बेघर छपा तो लोग रवि को टॉन्ट किया करते थे, कहते थे कि अरे अरे ममता जी को तो सब कुछ पता था पहले से। यानी वो इसको एक स्टिग्मा, एक कलंक की तरह इस्तेमाल करते थे इस बात को। और वो ज़माना आप सोचिए 71 का, तब चीज़ें इतनी खुली हुई नहीं थी। आज हम मुक्त होकर बात करते हैं यौन संबंधों की, आज हम खुले होकर बात कर सकते हैं शादी के पहले के प्रेम प्रसंग की। लेकिन वो समय ऐसा था कि जब अभी भी हिचक थी, एक अभिव्यक्ति की हिचक होती है, अनुभूति में कोई पीछे नहीं रहता, अनुभव में कोई पीछे नहीं रहता, लेकिन वो बंद कमरे के अनुभव और अनुभूति तो अलग है। लेकिन जब अभिव्यक्ति की बात उठती है तो लोग संकोच करते हैं, और मैंने उस संकोच को तोड़ा। अच्छा, मैंने अनजाने ये काम किया, मुझे ये पता नहीं था कि ये कोई बहुत बड़ा काम है कि कौमार के बारे में मैं लिख रही हूँ और उस लड़की के बारे में लिख रही हूँ जिसको उसका प्रेमी रिजेक्ट कर देता है, जबकि वो भी उससे वही संबंध बनाने जा रहा था। इसमें विचित्र बात यही है, वो अपने ऑफिस ले गया उसे संडे के दिन, तो किस लिए ले गया? वो वहाँ जाकर कोई आरती करने के लिए नहीं गया था, वो भी यौन संबंध बनाने के लिए लेकर गया था उसको। और जैसे ही उसे लगा कि मैं पहला पुरुष नहीं हूँ, उसने उसको त्याग दिया। उसके बाद फ़ोन पे भी बात नहीं की उसने। और ये सब, ये एक मेरी लड़कपन में मैंने एक लड़की देखी थी पूना में, ये उसके ऊपर संजीवनी का किरदार था, जिसको मैं आगे तक नहीं ले जा पाई। और अगर और आगे ले जाती तो उसकी मैं लोनलीनेस को बताती, या मैं उसका कोई समाधान सोचती। लेकिन समाधान सोचना तो लेखक का काम नहीं है। हमने समस्या सामने रख दी, जो समस्या अभी तक चली आ रही है। हिंदुस्तानी समाज जो है बहुत धीरे धीरे बदलता है। मुझे लगता है कि ये अगले 50 सालों में ये हो सकता है कि इस चीज़ को कोई बहुत बड़ी बात ना माना जाए। यौन शुचिता जिसको हम कहते हैं, और बेघर का पूरा ताना बाना इस पर टिका हुआ है कि जब आप तकनीकी रूप से एक बहुत पवित्र लड़की से शादी करते हैं तो आपका जीवन कितना नीरस हो जाता है, कितना विकृत और बेढब हो जाता है जब रमा जैसी आपको एक औरत मिलती है जो एकदम ठस दिमाग है और जिसके साथ आप कोई डायलॉग नहीं कर सकते। वो कभी आपकी सोल मेट नहीं बन सकती है, वो कभी आपके मन की साथी नहीं बन सकती है, और उसके साथ आपको जीवन बिताना है तो यही होगा कि किसी भी दिन दिल के दौरे से आप मर जाएंगे। ये पूरी की पूरी बेघर की कहानी है। मैम, आपने बहुत अच्छा अपने उपन्यास का पूरा ताना बाना हमारे सामने रखा। क्या आज ये कह सकते हैं कि संबंधों में विवाह और प्रेम, दोनों संबंधों में दैहिक स्तर पर जाना संबंधों को लेकर, और फिर आगे की यात्रा जीवन के साथ गुजारना या न गुजारना किस तरह हो सकती है,
ये एक बेहद उलझा हुआ सवाल अभी भी ये मौजूद है। जी कहीं ना कहीं लोग आज भी प्रेम संबंधों की तरफ जा रहे हैं, चाहे विवाह से पूर्व भी जा रहे हैं, अब तो विवाह के बाद भी जा रहे हैं। ओ यस कहीं ना कहीं उपन्यास में जहां वो नायक अगर हृदय गति से मर रहा है, तो आज हम ये देख रहे हैं कि विवाह के बाद विवाहेतर संबंध में वो जा रहा है। जी जी तो कहीं एक दूसरी समस्या और समाज के सामने खड़ी हो जा रही है। थोड़ा इस पर कुछ प्रकाश डालिए। हाँ ये बीनू जी, ये मुझे लगता है कि आपने जो पूछा है ये ज़्यादा गंभीर समस्या है, विवाहेतर संबंध। जहाँ कई बार मैंने देखा है, ख़ास तौर से कॉलेजों में, दफ्तरों में, जीवन में भी, पड़ोस में ये सब हो रहा है कि स्त्री भी विवाहित है और पुरुष भी विवाहित है, लेकिन अपने अपने घर में वो दोनों बहुत एकाकी है। और ये एकाकीपन जो होता है, जो परिवार के बीच में आपको मिलता है, आपके ऊपर या तो डाल दिया जाता है या आप इसे अर्जित करते हैं। समय के साथ संवाद बंद होते चले जाते हैं, विवाद बढ़ते चले जाते हैं, प्रवाद बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपके सामने जो पहला विकल्प आता है और पता चलता है कि वो व्यक्ति भी, दूसरा व्यक्ति भी उतना ही प्यासा और उतना ही एकाकी है जितने आप। तो जाहिर है कि ऐसे में विवाहिता संबंध पैदा होंगे और आप इससे इनकार नहीं कर सकते। और पता चलता है धीरे धीरे जो ये मोबाइल का युग आ गया है, डिजिटल युग जो आ गया है, इसमें तो संबंध बनाना बहुत आसान भी हो गया है और दूर दूर जो बैठे हैं वो भी जुट जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। और जब वो बात करते हैं तो बातों में आप देखिए हम खुलने लगते हैं। और कई बार तो मुझे ये लगता है ये ऐसा है, चिट्ठी पत्री जैसा ही है, बस यही है कि चिट्ठी आने में 3 दिन लगते थे और इसमें 3 सेकंड भी नहीं लगते। और हम एक दूसरे के साथ इस फ़ोन के माध्यम से जितना खुल लेते हैं, आप ये सोचिए वो व्यक्ति अगर सामने साक्षात आ जाए, साकार आ जाए, तो शायद हम हिचकें। हम वो बातें कह लेते हैं मोबाइल में जो बातें शायद सामने रूबरू बैठकर हमारे मुंह से नहीं निकल सकती। ये हमारी झिझक तोड़ता है। जैसे कहते हैं ना, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, है ना, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये इस मोबाइल की खासियत है। और मुझे ये लगता है कि मोबाइल के कारण आपसी संबंधों की एक अलग परिभाषा पैदा होती है, क्योंकि इन संबंधों को हम डिनाई नहीं कर सकते। ये संबंध कई बार वर्षों चलते हैं हमारे साथ। और वो ज़माने गए, एसटीडी कॉल लगाते थे और बीच में एक सरकारी आदमी बोलता था कि चलो अब बात करो, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। अब बीच में कोई बाधा नहीं है, तो ये सीधा संवाद है। और ये जीवन के लिए एक शिक्षा भी देता है कि अगर आप अपने जीवन साथी के साथ एक सीधा संवाद रखें तो जीना ज़्यादा आसान हो। मुझे तो ये लगता है। चलो मेरा तो जीवन साथी चला ही गया, लेकिन अगर वो होता तो मैं यही मानती कि वो फ़ोन जीवन साथी का विकल्प नहीं है। ये सबको पता चलना चाहिए, क्योंकि वही है कि जो तलत महमूद का गाना नहीं है, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, है ना। तो वही बिल्कुल लग रहा है कि ये इसमें लाख आप किसी को देख लें, उसे प्रेम कर लें, आप शब्दों में गले में बाहें डाल लें, कंधे पे आप हाथ रख लें, लेकिन बाद में आप वही रूखे सूखे अपने बिस्तर पर बैठे हैं। जी बिल्कुल सही। आपके जो बातें की उससे 2 सवाल सामने आ रहे हैं। जी स्त्री पुरुष संबंध और समाज में स्त्री पुरुष संबंधों के स्वीकृत स्थिति विवाह है। जी अगर आप प्रेम में हैं तो भी उसकी परिणति विवाह में है, जी और फिर विवाह में है तो उसको और गहरा बनाया जाए और जो फिर आगे परिवार और समाज के दायित्वों को उसको निभाया जाए। जी तो स्त्री पुरुष संबंध कैसे अपने लोकतांत्रिक स्वरूप में रहें, कैसे वहाँ समानता रहे, कैसे दोनों एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने के रूप में मदद दे सकें। जी तो जैसा कि बेघर में कौमार्य का सवाल उठाया गया विवाह के पूर्व, और जैसे आपने अभी बातचीत में बात की विवाहेतर संबंध, जी तो स्त्री पुरुष संबंधों की मर्यादा, गरिमा कहाँ पर आके ठहरती है?
देखिए, मुझे लगता है कि इसके लिए भारतीय समाज को या किसी भी समाज को पूरी तरह से अलग तरीके से अपने को शिक्षित करना होगा। ये खाली MA, BA, MBA में नहीं मिलता लिखा हुआ कि आपको अपना जीवन कैसे जीना है। हमें अपने जीवन की एक तस्वीर, एक रफ स्केच हमारे दिमाग में तो रहता है कि जब हम जवान होते हैं तब हम सोचते हैं जब हम प्रेम करेंगे किसी से, टूट कर प्रेम करेंगे, उसकी कोई बात गलत नहीं होगी, वो जहाँ कहेगा वहाँ हम जाएंगे, जो वो खाएगा वो हम खाएंगे। हम अपने को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, एक तरह से हमारा मनोविज्ञान समर्पित हो जाता है उसके लिए। लेकिन जब वास्तविक रूप से विवाह होता है और जब हम साथ रहना शुरू करते हैं तो आप ये देखिए कि मुझे लगता है कि अगली सुबह ही आप पाते हैं कि दुनिया बदल गई है, क्योंकि पुरुष की अपेक्षाएं हमेशा वो रही हैं सर्विस प्राप्त करने की, सेवा प्राप्त करने की, और स्त्री न चाहते हुए भी सेविका की भूमिका में आ जाती है। मतलब वो प्रियतमा की जगह वो सेविका बन जाती है। वो ऐसा ही है कि आपको पता है, बहुत पहले एक कहानी लिखी थी या नाटक लिखा था, ख्वाजा अहमद अब्बास ने, तूफान की कलियाँ। उसमें उन्होंने लिखा था कि अगले ही दिन हीर कहती है राजा से कि राजा मैंने बड़ी भूख लगी है। तो अभी देखिए, अपेक्षाएं दोनों तरफ से होती हैं। हम खाली पुरुष को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। ये संबंध के लिए स्त्री को भी शिक्षित होना चाहिए। वो ये नहीं सोच सकती उसका अधिकार है कि उसे सब कुछ मिले। अरे धीरे धीरे मिलेगा। वो भी अर्जित करता है, वो भी मेहनत करता है, वो भी जाता है, काम पर जाता है, वो भी कुछ करता है। तो मुझे लगता है कि हमें नए तरीके से अपने दिमाग को शिक्षित करना होगा। और ये शिक्षा कॉलेज में नहीं मिलती, स्कूल में नहीं मिलती, और ये शायद माता पिता से भी नहीं मिलती है, क्योंकि माँ ने तो सफ़र कर लिया जीवन में। अब वो बेटी को शिक्षा देने की स्थिति में नहीं आती, क्योंकि उसे बहुत सी बातों की पोल खोलनी पड़ेगी अपने जीवन की। तो कोई माता पिता ऐसे नहीं है जो अपनी बच्ची को या अपने बच्चे को सही शिक्षित कर सके कि तुम अपने संबंधों को इस तरह से जीना, ज़्यादा सघनता से जीना, ज़्यादा संवाद रखना एक दूसरे के साथ, कोई संकोच न बरतना। ये सारी बातें मुझे लगता है स्वयं या तो किताबों से आप सीख सकते हैं या स्वयं अपने को शिक्षित कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। इनके कोई सामाजिक समाधान इस तरह से कहीं नहीं मिलेंगे कि आप धर्म की शरण में चले गए या आप अध्यात्म में चले गए या आप साइंस में चले गए। कहीं इसके उत्तर नहीं लिखे हैं। ये आपके अंदर ही परिवर्तन होगा। और मुझे लगता है शिक्षा का इसमें वैसे थोड़ा सा योगदान तो है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति जितना प्रबुद्ध होता है, जितना खुले दिमाग का होता है, उतना कम शिक्षित व्यक्ति नहीं होता है। तो शिक्षा इससे, और रोज़गार बहुत बड़ा काम है। देखिए, अगर रोज़गार से आप लगे हैं तो आपके दिमाग में खुराफात नहीं आती। और जो लोग बेरोज़गार होते हैं उनके सामने कुंठाएँ हैं, उनके सामने निराशाएं हैं, हताशाएं हैं, और वो बहुत जल्दी स्लिप कर जाते हैं। कभी अवसाद में चले जाएंगे, नहीं तो वो आरोप प्रत्यारोप में चले जाएंगे, और उनके साथ जीना एक तरह का हेल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी यही है कि शिक्षा और बढ़े और रोज़गार ज़रूर हो हर एक के पास। अगर अपना, मान लीजिए आप नौकरी नहीं कर रहे तो स्वरोज़गार शुरू कीजिए, क्या बुराई है उसमें। एक बार कोई बहुत मशहूर और उद्योगपति मुझे मिला था ट्रेन में, तो उसने ये कहा था कि मैंने तो वीटी पर छाते में रुमाल बेचने से शुरू की थी बिजनेस, और आज वो बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल का मालिक है। तो आप सोचिए, जिसने छाते में खुला, छाते को खोल के उसमें दुकान बनाई, उसमें रुमाल रखे हुए, और वो बेचा करता था वो। तो आप ये सोचिए कि प्रगति कितनी कर सकता है कोई आदमी अगर अपना स्वरोजगार भी शुरू करे हुए। किसी को भी मुझे लगता है कि निठल्ले नहीं बैठना चाहिए। मैंने अपने जीवन से यही एक सीख पाई है
कि कभी भी कितनी भी आपकी उम्र हो जाए, कितनी भी आपकी परिस्थितियां खराब हो, कभी निठल्ला नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि निकम्मा और निठल्ला व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे समस्याओं का एक बंडल बन जाता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अ, आजकल जैसे आपने अभी इसमें बात कही कि अभी भी जो मर्द है, वो उस कौमार्य की कुंठा या ग्रंथि से बाहर नहीं निकल पाया है। हाँ। तो आजकल जैसा हम समाज में ऐसा देख रहे हैं, ऐसा सुनने में हमें मिलता है कि लोग अब विवाह के पूर्व प्रेम संबंधों या दैहिक संबंधों को लेकर स्वीकृति भाव से चल रहे हैं। जैसे लिव इन रिलेशन आज हमारे भी समाज में आसपास दिखाई दे रहा है हमें। जी। तो हमने ये भी देखा है कि जो भी लड़के लड़कियां इस रिलेशनशिप में हैं, तो वो उन्होंने अपने जीवन को दो भागों में बांट लिया है। विवाह के पूर्व का जीवन और विवाह के बाद का जीवन। जब तक वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, रोजगार की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा पूरी होने के बाद या किसी नौकरी में आने के बाद वो तब उनके घर वाले उनके विवाह के लिए सोचते हैं। तो जब तक उनका शिक्षा का और रोजगार की तैयारी का समय चल रहा है, वो समय उन्होंने प्रेम के लिए रिजर्व कर लिया है कि ठीक है भाई, ये कॉलेज टाइम है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी समय प्रेम भी कर लिया, देख लिया, समझ लिया, जान लिया प्रेम को। और वहाँ पर प्रेम करते समय जाति, धर्म, भाषा, रंग, सारी सब लांघ सीमाएं जाते हैं, सब सारी सीमाएं खत्म, कुछ नहीं है। और जब उनके सामने विवाह का प्रश्न आता है, जब वो नौकरी में आ गए, पढ़ाई खत्म हो गई, तो परिवार वालों ने जब विवाह की बात की, तो उन्होंने पाया कि हाँ, अब वो विवाह के लिए तैयार हैं और घर वाले उनके लिए जो भी सुयोग्य वर या वधू ढूंढ देते हैं, वो उनके साथ अपने जीवन को समेट लेते हैं। और जो भारतीय परंपरा है कि विवाह करिए, संतानोत्पत्ति करिए और एक समाज के ढांचे में चलिए और परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको निभाइए। तो आज समाज में ये बहुत ही आसानी से दिखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर कौमार्य का सवाल जो आता है, उसकी कुंठा कैसे हल किया समाज ने, और जो विवाहेतर संबंध है उसकी कुंठा को कैसे हल किया, ये दिख रहा है। तो प्रेम कहाँ रह गया फिर? देखिए, मैं ये कहूँगी कि अब धीरे धीरे ये समझदार प्रेम की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, समझे। जिसे कहते हैं, इंदु जैन ने लिखा है कहीं, बड़ी उम्र का प्यार, लाचार समझदार। कितनी प्यारी बात है ये, देखिए, है ना। जो अपने प्रेमी को किसी और की बाह में पा अपने को पति को सौंप देता है। अरे वो सारा उन्होंने डिफाइन कर दिया है ये। और जो आप बता रही हैं, जो कि जिस समय पढ़ते हैं उस समय मुक्त होते हैं और संबंध बनाते हैं, प्रेम संबंध बनाते हैं, तो प्रेम की परिभाषा को ही बदल देना चाहिए। अब जब समय ऐसा आ गया है और समाज इसे स्वीकार कर रहा है और लड़के लड़कियां स्वीकार कर रहे हैं, सबसे बड़ी तो चीज़ यही है भाई, समाज कोई अलग से तो नहीं बनता, उन्हीं लड़के लड़कियों से ही समाज बन रहा है। तो अगर एक बार को अगर ये चीज़ स्वीकार हो गई, तो लड़के के माइंड फ्रेम को भी बदलना चाहिए और लड़की के भी माइंड फ्रेम को बदलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें से एक तो पिछड़ा रहे और दूसरा अगड़ा बन जाए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर लड़की ये वास्तविकता स्वीकार कर रही है तो लड़का भी इसको स्वीकार करे, तो बिल्कुल नए तरीके से प्रेम सामने आएगा। जी, आपकी बातों में एक बेघर उपन्यास की यात्रा और समाज के जटिल प्रश्नों पर आपने अपनी तय प्रकाश डाला। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब ये बताइए कि बेघर के तो 50 साल की यात्रा हो गई, तो संजीवनी या नायक या रमा, वो आज बदलते हुए परिवेश में ऐसा कौन सा उपन्यास है, कहाँ ये कहानी आगे बढ़ते हुए आज पाठकों को मिल सकती है? ये तो अब देखिए, ऐसा है कि अब यही होगा कि संजीवनी जो है वो अपना जीवन फिर से शुरू करेगी। ऐसा नहीं कि वो रह जाएगी, जैसे मैंने दिखाया है अंत में कि एक दिन वो उसे दिखती है लोकल स्टेशन पर खड़ी हुई, उसी तरह अकेली, उसी तरह कंधे में पर्स रखे हुई, और वो जा रही है। फिर देखो वही, उसे देखकर वो इतना मुग्ध हो जाता है और इतना बेचैन हो जाता है कि उसे लगता है कि इस लड़की को अभी भी वो प्यार करता है और इसको लेकर किसी जगह चला जाए और चूम चूम कर बेहोश कर दे।
ये मैंने लिखा है उसमें। तो आप ये देखिए कि ये कामना जो है, ये कामना को या तो आप एक्सटेंड करेंगे या इस कामना में से ही एक समझदारी भी निकलेगी। और ये भी हो सकता है कि संजीवनी शादी कर ले, बहुत सुखी रहे और उसे लगे कि मैंने एक कायर पुरुष से पहले प्रेम किया था। बहुत बहुत शुक्रिया मैम धन्यवाद। इतनी खूबसूरत बातों के लिए। और बेघर के 50 वर्ष पूरे होने पर हम सब आपको बहुत सारी बधाई देते हैं। धन्यवाद। और ऐसे ही चिरंजीवी उपन्यासों की हम सब प्रतीक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे ये बात करके।